जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने किया था। स्ट्रक्चरल स्टोरेज डेफिनेशन और नोटेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को बताइए बिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिट किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 1010, ठीक है। बिट्स जो है एक एक डिजिट को हम एक बिट कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम सारे जाहिर है वो बिट पे ही काम कर रहे होते हैं, 0 या 1 पे, बाइनरी वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर बाइट का भी कॉन्सेप्ट आता है। बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स, ठीक है। बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, यानी कि इसी तरह की जो है 1010 पे मुश्तमिल जो है वो बिट्स होती हैं, और उनकी तादाद अगर 8 तक पहुंच जाए तो वो एक बाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये एक बाइट है, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या है, 1। अच्छा, ये 1 को हम ऑन कहते हैं, 0 को ऑफ कहते हैं, ये आपने पढ़ चुके होंगे सब चीजें। तो ये एक तरह का बाइट है, ठीक है। अब बाइट के अंदर अब एक कॉन्सेप्ट आता है वर्ड का भी, ठीक है। वर्ड को मतलब मुख्तलिफ आर्किटेक्चर में मुख्तलिफ तरीके से लिया जाता है। वर्ड का मतलब है 2 बाइट। ज्यादातर इंटेल वाले कहते हैं 2 बाइट को एक वर्ड कहते हैं। कुछ आर्किटेक्चर में 4 बाइट को भी वर्ड कहा जाता है, लेकिन 2 बाइट को ज्यादातर वर्ड लिया जाता है। 4 बाइट को डबल वर्ड लिया जाता है, ठीक है। तो वो डबल वर्ड होता है, 2 बाइट का वर्ड होता है। तो बहरहाल ये मतलब स्टोरेज हम ज़ाहिर है इसी बिट की फॉर्मेट में कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी तादाद बढ़ जाती है तो बाइट बनता है, फिर वर्ड बनता है। बाकी फिर ज़ाहिर है अगर 1024 बाइट्स तो किलो बाइट बन जाता है 1 KB, और 1024 किलो बाइट्स है ये। तो उसका स्क्वायर कर लिया, 1024 का स्क्वायर कर लिया तो 1 मेगाबाइट बन गया। उसका स्क्वायर कर लिया यानी कि उसका क्यूब कर लिया 1024 का तो गीगाबाइट बन गया। उसका फिर 4 टाइम्स ले लिया 1024 को तो टेराबाइट बन गया, और पीटाबाइट। यानी कि जाहिर है ये सारे के सारे स्टोरेज के यूनिट्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, और इसी यूनिट्स के अंदर हम डेटा को सेव कर रहे होते हैं।
चलिए मेन मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, अगर रैम की हम बात कर रहे हैं तो रैम जो है वो ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया डेट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो सीपीयू, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सीपीयू डायरेक्टली जो एक्सेस करता है ना वो रैम को कर सकता है डायरेक्टली। ये हार्ड डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, तो रैम को एक्सेस करता है। और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, रैम के, और उन सेल्स के अंदर जो है वो डेटा स्टोर होता है, लॉजिकल सेल्स होते हैं ये, इनमें डेटा स्टोर होता है। तो किसी भी सेल को जो ऊपर डेटा ला के रख दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि पहले सेल के ऊपर पहले रखे फिर बाद में दूसरे सेल पर रखे, बल्कि किसी भी सेल पे जाके डेटा रख दिया जाता है। रैंडमली उसको डेटा को राइट कर दिया जाता है, रैंडमली फिर से रीड भी कर लिया जाता है डेटा। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया रैंडम एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल नहीं है, रैंडम है। इसके अलावा ये वॉलेटाइल, ये टिपिकली वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मींस के ये जो भी डेटा होता है वो टेम्पररी होता है, यानी कि अगर कोई टास्क कंप्लीट हो गया तब भी वो इससे आउट हो जाता है, ठीक है। कोई फाइल है एबीसी के नाम से, वो हार्ड डिस्क पे रखी है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो आपने लोड की तो वो रैम में आ गई एबीसी की फाइल, ठीक है। वो एबीसी की फाइल रैम में, जब तक आपने इस पे काम कर रहे हैं ये रैम पे रहेगी, और जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये रैम से आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए वॉलेटाइल है। इस वजह से भी है कि अगर कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे, जो भी कुछ रैम में रखा है वो सारा का सारा जो है वो हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा रैम से। तो इसके अंदर डेटा रखते हैं वो परमानेंट नहीं होता, बल्कि वो टेम्पररी होता है, उसको हम वॉलेटाइल कह रहे हैं। और अगर हमें परमानेंट डेटा सेव कराना है तो उसके लिए हमारे पास नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम मौजूद है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जो टेम्पररी नहीं है। जैसे आपकी जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। और उनके अंदर जो है वो प्लेट्स लगी होती है, अंदर आपने देखा होगा उसकी प्लेट्स होती हैं हार्ड ड्राइव में। और उसके प्लेट जो होती है वो एक्चुअली जो डिस्क की जो सरफेस है, हार्ड ड्राइव की जो डिस्क सरफेस है, वो ट्रैक्स के अंदर डिवाइडेड होती है। और ट्रैक्स जो है मजीद सब डिवाइडेड होते हैं सेक्टर्स में, ठीक है। यानी कि अगर देखें, ये हमें हार्ड डिस्क का अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पर लॉजिकली, अगर ये इस तरीके से हार्ड ड्राइव के जो प्लेट है, और इसके ये एक जो है ना, एक सर्किल एक सेक्टर, एक सर्किल एक ट्रैक कहलाएगा। ये एक ट्रैक है, एक सर्किल जो है एक ट्रैक है, और ट्रैक जो है वो मजीद डिवाइडेड हुआ हुआ है सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको यूं डिवीजन कर दें वर्टिकली, तो एक जो ब्लॉक है, एक जो खाना है, जैसे ये खाना है, ठीक है, तो ये एक सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर हो गया। तो ये मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर्स जो है वो बनते जाते हैं। तो ये भी एक सेक्टर है। इस तरह से ये अगर मैं वर्टिकली ड्रॉ कर लिया तो हर ब्लॉक जो है, हर ब्लॉक जो है वो एक सेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो आपने सुना होगा बैड सेक्टर आ गया हार्ड डिस्क में, वो होता यही है कि वो किसी को एक ब्लॉक जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर एक रखा हुआ डेटा करप्ट हो जाता है, या कोई उसकी जो फॉर्मेटिंग आउट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर उस सेक्टर के अंदर डेटा स्टोर करने की जो है कैपेबिलिटी नहीं रहती। हम कहते हैं बैड सेक्टर आ गया, ठीक है। तो बहरहाल ये इसी सेक्टर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है हार्ड ड्राइव के अंदर। और डिस्क कंट्रोलर्स होते हैं जाहिर है, जो कि वो हार्ड ड्राइव को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिस्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हार्ड ड्राइव को भी रीड और राइट डिस्क कंट्रोलर के जरिए से किया जाता है। आजकल आ गई है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क आ गई है। सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क से फास्टर है, और वो भी नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं आप सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर। देखने में रैम जैसी होती है, मतलब उसका शेप, लेकिन क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, आईसीज वगैरह लगी होती है, प्लेट्स नहीं होती, तो रैम की तरह की शेप होती है इसकी, लेकिन ये ज़ाहिर है हार्ड डिस्क है। तो ये एक तो ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती हैं, और ये ज़्यादा फास्टर भी हैं।
ठीक है, आजकल इसी का ट्रेंड है, तो बिकमिंग मोर पॉपुलर। लेकिन मसला यही आ रहा है कि इसके अंदर जो है ना SSD जो है वो, हम SSD को ही कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क SSD। तो लेकिन इसमें ज़्यादा कैपेसिटी की जो है ना स्टोरेज नहीं आ रही, ज़्यादा कैपेसिटी की स्टोरेज के अंदर नहीं है SSD में। यानी कि मेरे ख्याल में 500 GB भी अगर होगी भी 500 GB तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा, अभी 250 GB तो मैंने देखी है और वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। 250 GB भी 1 टेराबाइट जो हार्ड डिस्क है उससे ज़्यादा महंगी है 250 GB। तो अभी इस पे काम चल रहा है, फ्यूचर में ये सस्ती होती रहेंगी। तो फिलहाल तो हमें ज़्यादा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ही लगाना पड़ेगी। तीसरा भी करते हैं, दोनों डिस्क लगा लेते हैं, हार्ड ड्राइव भी जो है और हार्ड ड्राइव भी लगा लेते हैं और सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लगा लेते हैं, ताकि सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि वो ज़्यादा स्पीडी काम करें। अच्छा जी, स्टोरेज सिस्टम हायरार्की यहाँ पर दिखाया है, स्पीड है, कॉस्ट है और वॉलेटिलिटी है। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्पीड की, ठीक है, यानी डिवाइस जितनी ज़्यादा स्पीडी होगी उतनी ज़्यादा कॉस्टली होती जाएगी। ठीक है, और डिपेंड भी ये कर रहा है कि वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो उसके लिहाज से हायरार्की बन सकती है। कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कैशिंग किसे कहते हैं? कैशिंग ये कहते हैं कि टेम्पर मतलब कॉपिंग इंफॉर्मेशन इनटू फास्टर स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, यानी कि स्टोरेज, फास्टर स्टोरेज सिस्टम के अंदर डेटा को रख देना, उसको हम कहते हैं कैशिंग। जैसे यहाँ पर लिखा है मेन मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क के लिए कैशे का काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बना भी देता हूँ, ये रैम है, ठीक है, ये रैम है, ये आपकी हार्ड ड्राइव हो गई और ये आपके CPU। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जो चीज़ रखी है वो जो है ना रैम के अंदर आती है लोड होके, और फिर रैम से जो है ना CPU जो है इसको एक्सेस करता है। ठीक है, रैम से CPU उसको रीड कर लेता है और एक्सेस करता है। तो रैम एक तरह का कैशे हो गया, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क दूर थी, CPU डायरेक्टली सक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन रैम से कर सकता है। तो एक तरह से रैम जो है फास्टर स्टोरेज सिस्टम है, जिसको जो है CPU एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से रैम एक तरह से कैशे का काम कर रहा है हार्ड डिस्क के लिए। हार्ड डिस्क का जो फास्टर वर्जन है वो रैम ही एक तरह से, यानी कि हार्ड डिस्क की डेटा को एक्सेस अगर करना है तो बजरिया रैम किया जाएगा, तो रैम एक तरह से हार्ड डिस्क की वैल्यू को कैश कर रहा है अपने पास। और वैसे कैशे बीच में भी लगा दिया जाता है, एक छोटी कोई चिप बीच में भी लगा दी जाती है मदरबोर्ड के ऊपर, वो भी कैशे होती है। ठीक है, ये कैशे, कैशे लिख दिया मैंने, कैशे सो इसको L1 कैशे या L2 कैशे भी कहते हैं, कि L1 कैशे, L2 कैशे, कैशे की किस्में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी होता है क्या है कि रैम से कोई डेटा अगर एक्सेस करना है तो कैशे में आता है, कैशे से उठ के फिर CPU के पास आता है। तो CPU जो है उसको, कैशे जो कि CPU के ज़्यादा करीब है, तो और ज़्यादा डेटा फास्टर जो है वो एक्सेस हो जाता है। तो कैशे का असल में मकसद ही यही है, ये कैशिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि डेटा को जो है वो फास्टर स्टोरेज सिस्टम में रख दिया जाए ताकि डिले कम से कम आए। इस तरह से डिवाइस ड्राइवर जो है, ज़ाहिर है, जितनी भी IO डिवाइसेस लगी हैं, IO का मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, माउस कीबोर्ड वगैरह, उनको मैनेज करने के लिए हमें ड्राइवर भी चाहिए। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर किसी ड्राइवर के जरिए से मैनेज किए जाते हैं उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। मतलब जो हार्डवेयर किसी हर हार्डवेयर को किसी किसी ड्राइवर के जरिए से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, माउस है वो भी किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, और वो सॉफ्टवेयर एक्चुअली ड्राइवर कहलाता है। इसके अंदर उस डिवाइस की कंट्रोलिंग करने की सारी चीजें होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस ड्राइवर को यूज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करता है, उस सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि उस हार्डवेयर को एक्सेस किया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे स्टोरेज हायरार्की पूरी दिखाई है। तो इसमें आप देखें रजिस्टर्स जो है ना सबसे ऊपर दिखाए गए। ठीक है, टॉप पे रजिस्टर्स है, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट ये होते हैं रजिस्टर, सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि CPU के अंदर होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था CPU के साइड होते हैं, तो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं। उससे दूर थोड़े कैशे होते हैं, कैशे जो है वो CPU से बाहर है। ठीक है,
तो थोड़ा स्लो हो जाता है, रजिस्टर के मुकाबले में स्लो हो जाता है, लेकिन वैसे फास्ट है, रजिस्टर के मुकाबले में स्लो है। स्टोरेज का साइज देखो आप कम है कि रजिस्टर में स्टोरेज आप कम कर सकते हो, केबीज में डेटा सेव होता है, ठीक है। लेकिन जब कैशे आता है, कैशे में आप एमबीज में भी डेटा सेव कर लेते हो, तो स्टोरेज साइज बढ़ गया। तो जितना सीपीयू से दूर होते जा रहे हैं, स्टोरेज साइज बढ़ रहा है। फिर रैम की बात आ रही है, मेन मेमोरी का मतलब रैम, इसके अंदर आप जीबीज के अंदर रैम आ गई है, ठीक है। तो जीबीज के अंदर डेटा सेव हो रहा है। अब तो खैर कैशे भी जीबीज में आना शुरू हो गया, एमबी के बजाय जीबी में आना शुरू हो गया, लेकिन मेमोरी फिर भी कैशे से ज्यादा ही होती है। रैम जो है वो कैशे से ज्यादा ही होती है, ये भी जीबीज में, ठीक है। इस तरह से सॉलिड स्टेट डिस्क है, एसएसडी जिसे हम कह रहे हैं, तो वो मेन मेमोरी से बड़ी होती है, ठीक है। मेमोरी से साइज में बड़ी होती है, 250 जीबी और आगे भी आ रहा है, 500 जीबी भी आ गया। तो ये रैम से बड़ी होती है साइज में और फास्टर होती है। रैम से स्लो होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्पीड फास्ट हो रही है, लेकिन स्टोरेज साइज कम हो रहा है, ठीक है। स्टोरेज साइज कम हो रहा है। नीचे की तरफ आते जाएंगे, स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन स्टोरेज साइज बढ़ता जाएगा। अब देखो हार्ड ड्राइव आ गई, हार्ड डिस्क का स्टोरेज साइज जो है वो एसएसडी से ज्यादा होता है, लेकिन स्पीड जो है एसएसडी से कम होती है, ठीक है। और इस तरीके से इसके बाद फिर ऑप्टिकल डिस्क आ गई। ऑप्टिकल डिस्क मतलब सीडी, डीवीडी। इसका साइज हार्ड डिस्क से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आप मल्टीपल, मतलब डीवीडी का एक साइज होता है मेरे कुछ जीबीज में, लेकिन डीवीडी आप मल्टीपल यूज कर सकते हो ना, 4, 6, 8, 10 जीबी जितनी भी डीवीडी यूज करना चाहो वो आप बैकअप के तौर पे यूज कर सकते हो। हार्ड डिस्क तो हम ज्यादा नॉर्मली एक ही लगाते हैं सिस्टम में, एक या दो, लेकिन डीवीडी जो हम बैकअप के लिए रखना चाहें तो बहुत सारा डेटा बैकअप करके मल्टीपल डीवीडी सीरीज में रख सकते हो, इसलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर ज्यादा दिखाई है बैकअप के लिए। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये तो आजकल ऑब्सोलीट ही हो चुकी है, तकरीबन पहले होती थी, तो उसका साइज उससे भी बड़ा था, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जितना सीपीयू से दूर होगा उतना स्टोरेज साइज ज्यादा होगा, उतना स्टोरेज साइज ज्यादा होगा, उतनी स्पीड कम हो जाएगी और उतनी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी लेकिन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक है। जितना सीपीयू के करीब होगा उतना, टॉप पे जा रहे हो, टॉप पे जितना सीपीयू के करीब होगा उतना स्टोरेज साइज कम होता जाएगा और उतनी वो डिवाइस महंगी होती जाएगी, उतनी चीजें वो महंगी होती जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट जो है ना वो डिपेंड कर रही है कि वो सीपीयू से कितना करीब है और उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी सारे उसी लिहाज से है। सीपीयू से जितना दूर होगा स्टोरेज ज्यादा होगी, स्पीड हल्की होगी। रजिस्टर सबसे ज्यादा फास्ट है लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि रजिस्टर तो जाहिर है सीपीयू खरीदोगे तभी रजिस्टर मिलेगा, वरना तो रजिस्टर उसी के अंदर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टोरेज डिवाइस हायरार्की। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो ये इसी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी बताई थी कि स्लोअर से फास्टर स्टोरेज की तरफ जो है वो आपका जा रहा होता है। नीचे से अगर बॉटम अप करें तो सबसे नीचे स्लोअर स्टोरेज होती है, ऊपर जाते जाए तो फास्टर होती जाती है जितना सीपीयू से करीब होते जाएंगे। और फास्टर स्टोरेज जो है वो जाहिर है वो एक तरह से कैशे का काम कर रहा होता है, यानी कि उसे जाहिर जल्दी एक्सेस जो है उससे कर लिया जाता है। तो बहरहाल ये वो मायने थी। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की अगर हम बात करें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है कि हाई स्पीड IO devices able to transmit information at close to memory speed। ये रैम से सीपीयू कितनी फास्ट कम्युनिकेशन करता है, उसी स्पीड के ऊपर अगर आईओ डिवाइसेस भी एक्सेस कर ली जाए, ठीक है। यानी कि जिस स्पीड के ऊपर रैम या सीपीयू, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर सीपीयू है, सीपीयू है और ये आपकी रैम है। तो सीपीयू जिस स्पीड के अंदर रैम को एक्सेस करता है, जो आईओ डिवाइसेस है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ यहाँ पर आईओ डिवाइसेस बना देता हूँ, ठीक है। ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, ये माइक हो गया, अब ये आईओ डिवाइसेस है। तो सीपीयू उसी स्पीड के ऊपर
जो है वो आईओ डिवाइस को भी एक्सेस कर ले अगर डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो ये चीज है। तो अच्छा, ये कुछ लोग एक हैं गुड बॉय के नाम से आ रहे हैं, वेटिंग रूम में है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ये नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर है नेम आपका होना चाहिए, जो आपका नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड हो उसमें, ठीक है। तो इसमें चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनको भी अलाउ नहीं किया। तो बहरहाल ये सीपीयू जो है वो रैम की आपको कमी, अब ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब ये है कि जिस स्पीड पे सीपीयू रैम को एक्सेस करता है, उसी स्पीड पे सीपीयू आईओ डिवाइसेस को, ठीक है, ये कीबोर्ड है, कोई माउस है, ये कीबोर्ड लगा माउस समझ जाए, ये माउस है या ये माइक है, तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको उसी स्पीड पे एक्सेस कर सके। लेकिन होता क्या है कि जाहिर है ये सारी चीजें, इनके सारे ड्राइवर भी ना रैम में उठ के आते हैं। इसका भी ड्राइवर रैम में उठ के आएगा, इसका ड्राइवर भी रैम में उठ के आएगा, इसका ड्राइवर भी रैम में उठ के आएगा। और जब ड्राइवर रैम में आएगा तब सीपीयू चलाएगा, तो वो तो अगर थ्रू रैम चला रहा है तो फिर रैम की स्पीड पे तो नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है कि सीपीयू डायरेक्ट चलाए बगैर रैम को बीच में लाए। तो अगर इनडायरेक्ट चल रहा है तो मतलब ये कि रैम के जरिए से चल रहा है, रैम के जरिए से चल रहा है, तो जाहिर है फिर आईओ की स्पीड स्लो हो जाती है, आईओ की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि वो रैम में लोड होंगी तो रैम से ही सीपीयू चलाएगा। बार बार जो है वो रैम के जरिए से होगा, कोई भी काम करेंगे आप बार बार जो है वो रैम के जरिए से उसको लोड किया जाएगा, तो उसमें डिले आता है, आईओ डिवाइसेस में डिले आ जाएगा। अगर उसको रैम के जरिए से बार बार रैम को कॉल करके दोबारा बार बार डिवाइस को कॉल किया जाए तो उससे डिले आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई डिले को खत्म कैसे किया जाए, कि बजाय रैम से बार बार कांटेक्ट करने के सीपीयू डायरेक्ट उन डिवाइसेस से कांटेक्ट करे, सीपीयू डायरेक्ट उन डिवाइसेस से कांटेक्ट करे तो जल्दी काम हो जाएगा, जिस जिस रैम की स्पीड पे ही काम हो जाएगा तकरीबन। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पर ये पढ़ने देखिए लिखा है, डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर्स ब्लॉक्स ऑफ डेटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन। तो होता क्या है कि इसके अंदर ना, होता क्या है कि रैम के अंदर जाहिर है एक्सेस तो रैम से ही करना है, एक्सेस तो रैम से ही करना है, लेकिन रैम के अंदर ना पूरा एक इस जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का पूरा एक ब्लॉक जो है वो रैम में लोड कर दिया जाता है, एक ब्लॉक, ठीक है, यानी कि कीबोर्ड का एक ब्लॉक रैम में लोड कर दिया जाता है। यानी कि ड्राइव, यानी कि होता क्या है कि रैम, दूसरे लफ्जों में इस तरह से नहीं समझ आएगा, इस तरह से समझे, जैसे डायग्राम अगली यहाँ दिखाई हुई है, ये देखें, इस पे समझे। देखें यहाँ पर ये सीपीयू है, ये सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर सीपीयू दिखाया गया, नीचे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है, एम डिवाइसेस हैं, और ये रैम है, मेमोरी, ये रैम है, ठीक है। तो होता क्या है कि सीपीयू से एक मरतबा सीपीयू जो है वो इन डिवाइसेस को लोड कर जाएंगे। शुरू में आईओ की रिक्वेस्ट गई, डेटा आया, फिर इंटरप्ट आया, तो आईओ के लिए तो यही होता है ना, इंटरप्ट जनरेट होता है, मैं लास्ट क्लास में ही बताया था। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि आईओ के कोई माउस ने क्लिक किया तो इंटरप्ट जनरेट होगा, कीबोर्ड से कोई चीज क्लिक हुई तो इंटरप्ट जनरेट होगा। तो अच्छा, यहाँ पर अभी हम कैशे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं कैशे सिंगल थ्रेडेड होता है या मल्टी थ्रेडेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मल्टीपल डिवाइसेस को हम जो है ना, मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उनको हम मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल आईओ मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर एग्जीक्यूट, मल्टी थ्रेडेड है, ठीक है। मल्टीपल मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, कीबोर्ड की, माउस की, माइक की, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये मल्टी थ्रेडेड है। तो होता क्या है कि इनका जो बफर है ना, यानी कि ये चीज एक मरतबा रैम में लोड हो जाती है, रैम में एक मरतबा लोड हो जाती है, रैम में लोड होने के बाद फिर इसका जो है ना थ्रेड चला दिया जाता है, और ये थ्रेड जो चलता है, इस थ्रेड को जो है डायरेक्टली एक्सेस जो है वो डिवाइसेस को कर लिया जाता है। यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है कि डिवाइस जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर ली जाती है, सीपीयू डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है रैम को बीच में लाए बगैर, क्योंकि वो उनको एक मरतबा थ्रेड जो है शुरू में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है? शुरू में एक मरतबा उनका थ्रेड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जाता है,
और बार-बार फिर उन डिवाइसेस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, उन थ्रेड्स के ज़रिए से वो कम्युनिकेशन होती रहती है। बार-बार रैम को बीच में जो है ना कॉल नहीं किया जाता रैम के इंस्ट्रक्शंस को। तो इससे रैम की स्पीड के ऊपर ही जो है डिवाइसेस जो आईओ डिवाइसेस हैं, उनको एक्सेस कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? ये यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के अंदर डायरेक्टली रैम आईओ डिवाइसेस को एक्सेस कर लिया जाता है, उनके थ्रेड्स मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस कर लिया जाता है। उनका कोड रैम में एक मरतबा लोड कर दिया जाता है, बाकी बार-बार रैम को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक मरतबा कॉल करते हैं रैम को और फिर बार-बार उन्हीं थ्रेड्स को कॉल किया जाता है। तो ये एक तरह से डायरेक्टली हम आईओ डिवाइसेस को जो है एक्सेस कर रहे होते हैं। बार-बार रैम को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मॉडर्न कंप्यूटर ऐसे ही काम कर रहे हैं आजकल। जब भी हम देखें हार्ड हमारी आईओ डिवाइसेस पहले तो ना डिले बहुत आता था। पहले बहुत डिले आता था क्योंकि रैम के ज़रिए बार-बार डायरेक्टली जो है हार्डवेयर को एक्सेस नहीं किया जाता था, बार-बार रैम को एक्सेस किया जाता था। मल्टीपल थ्रेड्स नहीं बनते थे कैशे के अंदर, ब्लॉक्स नहीं बनते थे। तो इस वजह से जो है डिले आता था। लेकिन अब जो है मॉडर्न कंप्यूटर्स इसी पे काम करते हैं। तो डायरेक्टली जो है इनपुट-आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर लिया जाता है और मिनिमम डिले के साथ यानी कि बहुत कम डिले होता है। तकरीबन रैम की स्पीड जितना ही स्पीड होती है इसकी और वो काम कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, 1:25 हो रहे हैं। तो तकरीबन 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 20-25 50 पे स्टार्ट करेंगे क्लास, 1:50 पे। 1:30 बजे ज़्यादातर नमाज होती है इस जगहों पे। तो 5-7 मिनट रह गए 1:30 बजे। ठीक है, तो 1:50 के बाद इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे।